गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आज RWA के नेट JRF हिंदी पाठ्यक्रम में। और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग फर्स्ट क्लास कुशल होंगे। सब लोग अपने पढ़ाई को स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के तर्ज पे आहिस्ते आहिस्ते सही लेकिन लगातार अपने सफलता की ओर, मंजिल की ओर, यानी कि जून 2026 के नेट JRF हिंदी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रश्न पत्र के पैटर्न के बारे में जानें और जो इकाई हम लोगों ने पढ़ी और उसमें अगर कुछ कसर रह गई है तभी पता चलेगा जब उससे संबंधित जो मॉडल प्रश्न पत्र है और पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र से हम लोग परिचित हों। तो सबसे पहले बहुत हमारे छात्रों का, कई छात्रों ने पूछा कि सर आप अपना परिचय बताइए, तो मैं एक छोटा सा विनम्र परिचय मैंने आपके सामने लगा दिया है। और हमारे साथी राधे राधे जी, अंकिता जी और सोनी जी जुड़ चुकी हैं, और राजेंद्र जी हमारे प्यारे दोस्त। और सबसे सनद मुझे सबसे अच्छा लगता है कि बहुत ध्यान से राजेंद्र जी और क्लास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सफलता असंदिग्ध होती है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, एक गुरु की तरफ से आपको आशीर्वाद है। प्रिया भी जुड़ चुकी हैं और नोट्स आपको ज़रूर मिलेगा। और आज की कक्षा करें, आपको एहसास हो जाएगा कि सर इसके तरफ से तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं आपके सर। तो ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। मैंने बीटेक IIT से किया हुआ है, MA इग्नू से किया था और हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन में गृह मंत्रालय ने मुझे गोल्ड मेडल भी दिया हुआ है। और विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं कई बार विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग ले चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के प्रति मेरा जीवन समर्पित है, उसके शिक्षण के प्रति। और दधीची की तरह मैं अपनी हड्डियां भी दान करने के लिए तैयार हूं अगर आपको JRF में सफलता मिले तो। मैं पूरी तरह समर्पित हूं और सिर्फ बोलने की बात नहीं, कथनी और करनी दोनों में। तो हम लोग आगे चलते हैं और जो इकाई किया, किसी भी इकाई को करने के बाद उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा, देखिए इनको याद है, बहुत अच्छी बात है। तो इससे संबंधित अब हम लोग इकाई 1 का जो आधुनिक आर्य भाषा के जो 2017 में जो क्वेश्चन आया था, हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग को एक आइडिया हो जाए। तो आगे बढ़ने के पहले पिछला का अभ्यास और उस ज्ञान को जांचना कि हम लोग किस हद तक पढ़ चुके हैं और कितना समझ में आ चुका है। ये तो प्रश्न या मेरी भी एक परीक्षा है कि मैंने कितना अच्छा पढ़ा है। इस पे निर्भर है कि आप इन प्रश्नों को कितना समझ पाते हैं, उत्तर दे पाते हैं। तो ये 17 में सचमुच में आया हुआ सवाल है, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उत्तर तो बताऊंगा ही आपको। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। बताइए राजेंद्र जी। मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो बताइए। आधुनिक आर्य भाषाओं का कई बार मैंने बताया है। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से नहीं हुआ। इसमें ट्रैप क्या है, हम लोग संस्कृत समझते हैं, संस्कृत स्रोत भाषा है, इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो आप अपभ्रंश में टिक लगा लें। हाँ, डी, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद थी, सोनी जी ने बहुत सही जवाब दिया है, डी बिल्कुल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आधुनिक, जो आधुनिक आर्य भाषाओं का आरंभिक काल माना जाता है, तो काल भी याद करना होता है। आधुनिक आर्य भाषाओं का आरंभिक काल क्या है, तो ये भी बार बार चर्चा की है, दसियों बार। एक विद्यार्थी का ये भी है कि सर इतनी बार बताने की जरूरत नहीं है, तो दसियों बार चर्चा की होगी कि 1000 ईस्वी के बाद हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे हिंदी पंजाबी का विकास होता है। तो ये सी इसका आंसर होगा। और काफ़ी लोगों ने पहले सवाल का सही आंसर दिया है। अंकिता जी आपका भी धन्यवाद, आपका आंसर सही है। और आधुनिक आर्य भाषाओं का आरंभिक काल क्या है?
1000 ईस्वी के बाद है। तो ये सब रटने वाला है, इसमें तो समझाने में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। ये सब याद करने की चीज़ें होती है कि क्या ईस्वी सन है। ये फैक्चुअल तथ्यात्मक क्वेश्चन है। ये नेट 2019 में एक क्वेश्चन आया था। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए PYQ बनाने से फ़ायदा। बिल्कुल सही, सी आंसर। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, संजीदगी और गंभीरता से पढ़ रहे हैं। मानक हिंदी का आधार किस बोली को माना जाता है? जो मानक हिंदी आजकल हम लोग बोलते हैं, तो बहुत आसान सवाल है, 2 बार आ चुका है। खड़ी बोली को माना जाता है, सब लोग इससे परिचित हैं। मुझे उम्मीद है कि एक एक विद्यार्थी जो जुड़ा हुआ है इसका सही उत्तर देने में सक्षम होगा। और आगे इसी इकाई से संबंधित, है ना, कोई इकाई पढ़ते हैं तो उससे संबंधित PYQ कर लेने से एक अच्छा आइडिया बन जाता है। इसलिए मैं PYQ जल्दी और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता न करें। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 में भी आया, 19 में। इससे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए PY करने से क्या फ़ायदा है, क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। और ये रामचरितमानस बहुत आसान क्वेश्चन है, ये अवधी भाषा में लिखा गया। इसी तरह पद्मावत भी। तो मुख्य 2 ग्रंथ जो अवधि में लिखे गए, जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वो है रामचरितमानस और पद्मावत। इसके अलावा जितने भी सूफी ग्रंथ लिखे गए, चाहे कुतुबन का हो, ठीक है, चाहे आपके मलिक मोहम्मद जायसी के सारे ग्रंथ, उनकी भाषा क्या थी? अवधि थी। तो एक कॉमन चीज़ याद रख लीजिए कि सूफी काव्य जो है, सूफी काव्य जिसको रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी धारा का काव्य कहा है, वो सारा काव्य किसमें है? अवधि भाषा में। तो ये टिप्स, जैसे ही आपने देखा कि ये सूफी काव्य प्रेमाश्रयी है, अवधि भाषा, बिल्कुल ये टिप्स याद रख लीजिए। सारा काव्य किसमें है? अवधि भाषा में। बी बिल्कुल सही आंसर बताया। ये पूजा ने बताया, बहुत धन्यवाद पूजा। और अंशु यादव ने भी बहुत सही जवाब दिया है। राजेंद्र जी तो हमारे चैंपियन विद्यार्थी हैं, हमेशा सही उत्तर देते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत कठिन सवाल नहीं आता है, आसान सवाल भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिहारी वर्ग में आती है? बिहारी मगही के बारे में सवाल पूछा था, मुझे याद है, तो बहुत सही सवाल पूछा था उन्होंने। आज वो साइमा जी नज़र नहीं आ रही हैं, वो उन्होंने संथाली भाषा के बारे में सवाल पूछा था। तो सब एक एक करके आएगा। ये 18 UGC नेट 18 से सिलेबस चेंज हो गया था, उसी टाइम में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी भाषा बिहारी। तो अवधि, तो अवध कहाँ है? लखनऊ को अवध बोलते हैं, ये तो यूपी में है, तो ये तो होगा नहीं। ब्रज भी कहाँ है? ब्रज भूमि किसको बोलते हैं? वृंदावन वगैरह को बोलते हैं। तो हरियाणवी, ये तो ऐसा ऑप्शन दिया है कि बिहारी वर्ग में तो हरियाणवी आएगी नहीं। तो ये भोजपुरी भाषा सब लोग जानते हैं कि भोजपुरी भाषा, मैंने आपको बताया भी था कि 2 ऐसा प्रदेश है, बिहार और राजस्थान, तो उसमें कौन भाषा, जैसे मेवाती कहाँ बोली जाती है, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। वो आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, जो मैं नोट्स लूँगा उससे आप याद कर लेना। फिलहाल ये सवाल देखने से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या था ये सब बताने का, कि इससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह का। तो सबसे पहले तो यही आइडिया कि सारे के सारे सवाल कठिन नहीं होते हैं, उसमें से कठिन सवाल की ओर हम आएंगे। 80% सवाल आसान होते हैं, 20% सवाल जो आगे जब हम लोग आएंगे वो कठिन, उसको मैंने JRF टाइप का सवाल, वो सवाल भी कर लिए तो आपका JRF हो जाएगा। और इन सवालों के सहारे आप नेट तो जरूर पास कर सकते हैं, अगर कठिन नहीं भी हुआ तो आगे चलते हैं। सब लोग अभी तक सही उत्तर दे रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित बिहारी भाषा है। तो बिहार की एकमात्र भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, बिल्कुल सी आंसर किसने दिया? बिल्कुल सही दिया है, बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका, और अनामिका भी। बिल्कुल मैथिली है ये भाषा। कौन सी है? मैथिली एकमात्र भाषा बिहार से है जो बिहारी भाषा, हिंदी छोड़ के, जो कि 8वीं। ये सारी भाषाएं भोजपुरी, मगही, अंगिका शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। और एक सवाल आया था, आगे हम लोग देखेंगे, कि जब शुरू में 8वीं अनुसूची बनी, देखिए कितना वो कठिन सवाल माना जाएगा, कि जब 1950 में जब 8वीं अनुसूची बनी थी, संविधान लागू हुआ था, उस टाइम कितनी भाषाएं थी? तो उस टाइम कितनी थी? 14। तो यानी पहले 14 थी और अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं। इसमें 8वीं अनुसूची में,
इस 8वीं अनुसूची में। पहले 14 थी, अभी कितनी हो गई? 22 हो गई। 14 साल का वनवास हुआ था राम जी को। इसे याद रखिए कि 14 भाषाएं, जितने साल राम जी वनवास काटे, यानी एक मेरा विद्यार्थी बोलता है कि हर 1 साल पे एक भाषा जुड़ जाता था। तो हम पूछे कि ये 6 साल, ये 6 भाषाएं और जुड़ गई तो किसने वनवास काटा? तो बोला कि मैं वनवास। तो इससे याद रखिए कि 6 और भाषाएं जुड़ी हुई हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इससे क्या साबित हुआ इस प्रश्न को देखने से? बहुत सलाम अलैकुम, आपका स्वागत है, खुश आमदीद। ठीक है, आपका इस्तकबाल है साइमा जी इस क्लास में, हमारी कक्षा में। और बहुत खुशी हुई आपको देख के। सारे विद्यार्थी रहते तो मन लगता है पढ़ाने में। तो इससे क्या साबित होता है? ये यूजीसी 21 में हाल फिलहाल में ही आया है। तो इससे ये साबित होता है, इससे आपको आइडिया लग गया है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 22 का ही नाम रट डालिए, वो कहीं भी मिल जाएगा आपको, नेट में किसी जगह भी मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सही जवाब। हमारे विद्यार्थी लोग तो बहुत तेज हैं। धन्यवाद प्रिया, आपने एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया। राजस्थानी नहीं है, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा है कि मैथिली है, कश्मीरी भी है और सिंधी भी है। राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है। अब आगे हम लोग चलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। 3-4 भाषा है। कश्मीरी की लिपि पूछ ली जाती है, सिंधी की पूछ ली जाती है और पंजाबी की। तो इन भाषाओं की लिपि आपको याद रख लेना है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप पढ़े होंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच एक गुरु अंगद हुए, सिखों के गुरु। तो गुरु अंगद ने ये गुरुमुखी में एक गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। बिल्कुल सही उत्तर, प्रिया ने बहुत सही उत्तर दिया, बी। और गुरुमुखी, पहले पुराने जमाने में पंजाबी की लिपि क्या थी? लंडा। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, ठीक है। कभी कभी ये जब बहुत गहराई में जाता है तो ये भी पूछ लेता है कि आज तो गुरुमुखी है, लेकिन सिंधी और पंजाबी भाषा पुराने समय में किस लिपि में लिखी जाती है? आपको हर किताब में हरदेव बाहरी, कैलाश चंद्र भाटिया, ये सब फेमस बुक है। भोलानाथ तिवारी, ये हिंदी भाषा पे ये 3 सबसे फेमस राइटर हैं। तो तीनों के किताब में आपको मिल जाएगा कि ये लंडा लिपि में सिंधी और पंजाबी भाषा पहले लिखी जाती थी। और कभी कभी ये प्रश्न आता है कि गुरुमुखी लिपि को विकास किस लिपि से हुआ? किस लिपि में थोड़ा बहुत चेंज करके गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बताई, तो वो भाषा, ये लिपि क्या है? लंडा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो जो भी बीच वाला, ये जो गुजरात है सब क्या है? मध्य भारत है। पश्चिम भारत, मध्य पर जो बीचों बीच में भारत नजर आता है, जितना भी बीचों बीच में आपको नजर आ रहा है, राजस्थान, इधर आपको गुजरात नजर आएगा, इधर मध्य प्रदेश नजर आएगा, ब्रज नजर आएगा, ये सारा का सारा क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश है। तो गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सौर सैनी में भी कौन कौन है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो चूंकि गुजरात पश्चिम में है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सौर सैनी में भी किस सौर सैनी से इसका विकास हुआ? पश्चिमी। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है। और जो ये अर्धमागधी वगैरह से मैंने आपको बता दिया था, अवधी भाषा, यानी कि पूरब के तरफ खिसकेंगे तब अर्धमागधी। और मागधी का तो बिल्कुल स्पष्ट है, बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। 4 को एकदम रट लीजिए। बिहारी, ठीक है, ये किससे? मागधी से। अब पैसाची तो आपको एकदम कहाँ जाना पड़ेगा? पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ये पैसाची से। तो इसको बार बार दोहराया मैंने आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सौरसेनी है निश्चित रूप से। और आगे पढ़ते हैं। बंगला भाषा का विकास, है ना, बंगाली नहीं, देखिए सही लिखा है बंगला, और कुछ लोग इसको बांग्ला भी लिखते हैं ऐसे करके, दोनों सही है। बंगला भी सही है, बांग्ला भी सही है। बंगला भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अभी हम चर्चा कर दी, अभी बात कर ही रहे थे, वो सवाल आ गया। ये सी बिल्कुल सही उत्तर दिया है ना? अनामिका ने बिल्कुल
अनामिका जी धन्यवाद आपका। सही मागधी से हुआ है, बिहारी, बंगाली यानी बांग्ला, ठीक है, असमिया एक साथ, यानी कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी जिसको कहा जाता था उसकी भाषा क्या है, एक शब्द में या जो भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आता था सारा का सारा, वहाँ जितनी भाषाएं बोली जाती हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, चाहे भोजपुरी हो, बिहारी हो, जो भी हो, वो किससे विकसित है, मागधी से। एक लाइन में याद रखना है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सवाल आते हैं। अब आइडिया आपको हो गया होगा कि कौन से क्या इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने चुन चुन के निकाला है। तो जून 12 में सवाल आया था, ठीक है, आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है। जो आर, ये मैंने आपको बताया था, भारोपीय, आपको याद होगा, बहुत आसान सवाल है, बी इसका आंसर है, भारोपीय परिवार से संबंधित है आर्य भाषाएं, ठीक है। द्रविड़ से कौन संबंधित है, नीचे वाला, तमिल, तेलुगु, है ना, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ से संबंधित है। ऑस्ट्रिक भाषा जो मुंडारी भाषा है, भारत में सब टाइप का भाषा है, जो मुंडारी, संथाली के बारे में पूछा था साइमा ने, ये किस ग्रुप की भाषा है, ऑस्ट्रिक। चीनी तिब्बती ग्रुप की भाषा, जो मिजोरम, मेघालय, ये चीनी, जो चीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है वहाँ चीन की भाषा बोली जाएगी। ये आ जाइए आगे, ये भी 14 में ये सवाल आया था, छंदस भाषा का संबंध किससे है, तो आप जानते हैं वैदिक संस्कृत से संबंधित है। आपको बताया था कि छंदस से ही लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत का विकास कैसे हुआ, जब पाणिनि ने व्याकरण में कस दिया, जब संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियमों में बांध दिया गया। बिल्कुल सही, बी आप लोगों ने, निशा जी आपका बहुत धन्यवाद, सही आंसर दिया, बी इसका आंसर है, वैदिक संस्कृत। बहुत आसान प्रश्न है ना, आएगा अभी कठिन प्रश्न भी आएगा। संस्कृत भाषा के मानकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल है, बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। तो संस्कृत भाषा के मानकीकरण का श्रेय किसे, इसको स्टैंडर्डाइज कौन किया, जो छांदस भाषा थी उसमें फ्लूइडिटी थी, ठीक है, कहीं कोई बोलता था कोई कुछ बोलता था, तो उसको व्याकरण के अनुशासन में बांधने का काम किसने किया, सब लोग जानते हैं, अष्टाध्यायी लिख के। कौन सा ग्रंथ लिखा, 8 अध्याय थे इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ा अष्टाध्यायी। तो ये किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा, ठीक है। पतंजलि के ग्रंथ का नाम क्या है, महाभाष्य। कात्यायन भी व्याकरण करते थे, भर्तृहरि, ये सारे व्याकरण ग्रामेरियन जिसको बोलते हैं, व्याकरण शास्त्री लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न, पाली भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस साहित्य में हुआ, तो बहुत आसान है, पाली भाषा का आप बताइए, बहुत मैंने चर्चा भी किया हुआ है, तो ये लिख लीजिए, पाली भाषा में बौद्ध, ठीक है। कोई हम प्रश्न पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या चाहिए कि उससे संबंधित बाकी प्रश्न भी हम लोग कर लें, ठीक है। तो पाली भाषा का किसके आंसर बौद्ध होगा। इसी तरह प्रकृत, ठीक है, प्रकृत में जैन साहित्य है, ज्यादातर जैन साहित्य किस भाषा में है, प्रकृत भाषा में। इसी तरह संस्कृत, ठीक है, तो संस्कृत में कौन सा है, तो संस्कृत भाषा में जो हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, ठीक है, यानी वेद, उपनिषद, आरण्यक, ठीक है, ये किस में है, तो ये तीनों भाषा का आपको आता है सवाल कि किस में है। और नाथ साहित्य आ गया, तो अपभ्रंश, ये देखिए सबसे पहले प्रकृत संस्कृत है, उसके बाद क्या है, पाली है, उसके बाद प्रकृत है, अपकृत के बाद क्या है, अपभ्रंश। 4 अवस्था है, चारों का मैंने बता दिया, इसलिए इस सवाल को थोड़ा ट्विस्ट भी कर देगा तो आप जवाब दे पाएंगे कि अपभ्रंश में कौन सा है, नाथ साहित्य है। ये जो नाथ साहित्य है वो किस में है, अपभ्रंश में है। और नाथ साहित्य के अलावा भी एक साहित्य जो अपभ्रंश भाषा में, वो क्या है, सिद्ध, यानी सिद्ध और नाथ साहित्य, यानी आदिकाल का जो साहित्य है, हिंदी के आदिकाल का साहित्य क्या है, सिद्ध और नाथ साहित्य है, वो किस भाषा में है। तो एक बार बौद्ध पूछ दिया तो जरूरी नहीं कि दोबारा बौद्ध पूछे, तो आपको उससे अनुमान लगाने कि और क्या बाकी रह गया, संस्कृत का पूछ सकता है, वैदिक साहित्य, और क्या पूछ सकता है आपको, प्रकृति का बल्कि पूछा हुआ है एक बार, तो वो जैन साहित्य उसमें है, और नाथ का पूछ दे, सिद्ध का पूछ दे, तो वो अपभ्रंश भाषा में। तो ये आपको याद हो गया होगा किस में कौन सा है। निम्नलिखित में कौन सी मध्यकालीन आर्य भाषा है, तो आप जानते हैं संस्कृत क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है, ये प्राचीन आर्य भाषा है। संस्कृत क्या है, प्राचीन आर्य भाषा है, तो ये तो होगा नहीं,
संस्कृत क्या है? प्रकृति। और पाली बताइए क्या है? ठीक है, तो पाली ये सही आंसर है ना, मध्यकालीन आर्य भाषा है पाली। पाली क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा। और तमिल और तेलुगु नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राचीन मध्यकालीन छोड़ दीजिए, ये आर्य भाषा ही नहीं है। ये क्या है? अनार्य भाषा है। ये आर्य भाषा है ही नहीं, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। अनार्य द्रविड़, द्रविड़ परिवार की भाषा है। ये दोनों क्या है? दोनों क्या? अनार्य है। तो आप समझ गए कि और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, साउथ इंडिया की जितनी भाषाएं हैं वो किसकी हैं? द्रविड़ परिवार की। तो इसमें आंसर एक ही था। हिंदी भाषा का विकास किससे माना जाता है? फिर वही प्रश्न देखिए दोहराया गया 19 में। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। उसमें हिंदी की जगह था आर्य भाषा था, तो हिंदी भी एक आर्य भाषा है, तो आंसर सेम होगा। तो यहाँ संस्कृत नहीं होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। संस्कृत उसकी स्रोत भाषा है, लेकिन उसका विकास किससे माना जाता है? अपभ्रंश से। तो ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए किसमें? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सही विकास क्रम क्या है? तो इसको बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले संस्कृत है, ठीक है, सबसे पहले संस्कृत, प्रकृत, पर उसकी अपभ्रंश, उसके बाद आधुनिक। बीच में कोई कोई किसको रखता है? पाली को भी। पाली छोड़ भी दिया, कितने लोग प्राकृतिक पाली को एक ही साथ रखता है। तो ये इसका क्रम है। तो सी इसका सही आंसर है। तो 21 में ये सवाल आया था। तो ये सब आप पैटर्न मालूम चल गया होगा किस तरह, और यानी इस चैप्टर से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं। ये आपको बोध हो गया होगा कि इस चैप्टर से भी बिल्कुल सी सही आंसर है। अनामिका जी, राजेंद्र जी ने भी सही आंसर दिया है, और मतलब पूरा आगे चल रहे हैं, हर सवाल का सही आंसर दे रहे हैं। अंशु ने भी अपभ्रंश भाषा सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही है आपका। और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में मूलभूत, अब ये थोड़ा कठिन सवाल है। हम नहीं बोले कि धीरे धीरे हम लोग, ये 14 में, जून 14 में सवाल है, ये JRF लेवल का सवाल है। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में मूलभूत अंतर किस स्तर पे। इसीलिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन करने पे मालूम चलता है कि किस गहराई तक जाना है। यानी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में मूलभूत अंतर, शब्दावली का अंतर है, लिपि का अंतर है, रूपात्मक संरचना का अंतर है, विषय वस्तु का। तो ये थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा कि भाषाओं का वर्गीकरण किस, एकदम बिल्कुल, मतलब प्रिया ने तो बहुत खुश कर दिया मुझे। सी आंसर है, सारे लोगों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल स्लीप, ठीक है। रूपात्मक संरचना, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, अंग्रेजी में बोले तो मॉर्फोलॉजिकल अंतर है। यानी कितना लोग, इसका एक और नाम है आकृति मूलक, जो आकृति मूलक जो वर्गीकरण है, ठीक है, उससे संबंधित है। यानी आकृति मूलक जो, यानी व्याकरण के दृष्टि से इसकी संरचना ज्यादा कठोर है लौकिक संस्कृत की, और वो थोड़ी फ्री है किसकी? वैदिक संस्कृति की। लेकिन लिपि दोनों की एक ही है, ठीक है, देवनागरी। शब्दावली भी, शब्द में कोई खास नहीं है। शब्द अगर देवता का मतलब जो लौकिक संस्कृत में, वही वैदिक संस्कृत में है। और विषय वस्तु भी लगभग एक ही है संस्कृत का। तो मेन जो है मुख्य, अच्छा विषय वस्तु पर भी अंतर है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? एक शब्द मूलभूत अंतर। अंतर मतलब ऊपरी अंतर नहीं, मूलभूत अंतर विषय वस्तु का नहीं है। लौकिक संस्कृत में भी पुराण लिखे गए हैं जिसका धार्मिक विषय वस्तु, अगर वेदों में धर्म की चर्चा है तो पुराणों में ही, और पुराण लौकिक संस्कृत में है। इसलिए मूल अंतर आर्कियोलॉजिकल है, मतलब आकृति मूलक है, रूपात्मक संरचना का है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, ये आ सकता है, इसको याद कर लीजिए। अब जो PIQ 15 का है, छांदस भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? व्याकरणिक मानकीकरण। तो छांदस यानी वैदिक संस्कृत, छांदस मतलब क्या हो गया? वैदिक, जिसमें वेद लिखे गए छंदों में, वैदिक संस्कृत। तो उस टाइम में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें छंदों का तो अनुशासन था, भाषा छंदों में बसी हुई थी, लेकिन व्याकरण में बंधी हुई नहीं थी। व्याकरण में पाणिनि जी ने आके, पाणिनि साहब ने अष्टाध्यायी लिख के उसको बांध दिया। उसके पहले तो व्याकरण में बंधी नहीं थी। और पाणिनि पूर्व भाषा है। कौन सी भाषा पाणिनि पूर्व है? छंदस। अब पाणिनि के बाद कौन सी भाषा का जन्म हुआ? वो है लौकिक संस्कृत। इसलिए व्याकरणिक मानकर तो गलत हो गया। मुक्त ध्वनि प्रयोग, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। और लोक तत्वों की प्रधानता,
छांदस में। लोक तत्व की प्रधानता किसमें है? तो नाम ही है लौकिक संस्कृत। लोक से ही क्या बना है? लोक है, उसमें लग गया इक प्रत्यय, तो क्या बन गया? लौकिक। तो ये लोक तत्वों की प्रधानता तो लौकिक संस्कृत की विशेषता होगी, सबसे ही समझ जाइए। ठीक है। सरल वाक्य रचना, तो वाक्य आप भाषा का विकास क्रम पढ़े होंगे तो एक बात मैंने बताई थी कि भाषा निरंतर सरल होती चली गई। वैदिक संस्कृत से ज्यादा सरल कौन है? लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत से ज्यादा सरल है प्रकृत। प्रकृत से ज्यादा सरल कौन है? अपभ्रंश। और उससे भी ज्यादा सरल आप अपभ्रंश पढ़ के देखिए, आपको थोड़ी कठिन लगेगी। उससे ज्यादा सरल कौन है? हमारी जो आर्य भाषा अभी की है, यानी हिंदी वगैरह। तो आप समझ सकते हैं कि सरल वाक्य संरचना तो वैदिक की विशेषता नहीं है, लौकिक की है। तो एक ही बच गया, मुक्त ध्वनि। ये मुक्त था, व्याकरण से मुक्त था, इसका ध्वनि प्रयोग में इतना अनुशासन नहीं था, ये मुक्त था। तो बी आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है। बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। और ये जून, ठीक है, 16 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पाणिनि के अष्टाध्यायी को किस दृष्टि से क्रांतिकारी माना जाता है? साहित्यिक दृष्टि से, तो इस साहित्य तो लिख नहीं रहे थे। साहित्य कौन लिख रहे थे? भवभूति, भर्तृहरि, हाँ, कालिदास। और ये अष्टाध्यायी कोई धार्मिक ग्रंथ तो नहीं है, वेद को धार्मिक बोल सकते हैं, रामायण को बोल सकते हैं, दार्शनिक फिलॉसफी भी नहीं। तो ये वैज्ञानिक, भाषा को वैज्ञानिक रूप दिया इन्होंने, भाषा को वैज्ञानिक रूप दिया, इसलिए ये रूल बेस्ड बना दिया। जो रूल बेस्ड होता है उसी को मॉडर्न लिंग्विस्टिक या क्या बोलते हैं, ठीक है, व्याकरण। व्याकरण में रूल होता है, इसलिए उसको, इसीलिए उसका नाम क्या है? भाषा विज्ञान। देखिए इसमें विज्ञान लगा हुआ है, कला नहीं है, वो विज्ञान है। इसलिए जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि कर सही हो उसको वैज्ञानिक ही बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक। ठीक है। पाली भाषा की प्रकृति क्या है? शुद्ध साहित्यिक, दरबारी, जनभाषा आधारित, व्याकरणिक संस्कृत। तो ये जो पाली भाषा है वो तो दरबार की भाषा नहीं थी, ठीक है, शुद्ध साहित्यिक भी नहीं थी, क्योंकि पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि तो बौद्ध साहित्य क्या है? बुद्ध तो एक धर्म है, तो जो बौद्ध साहित्य लिखा है उसको धार्मिक वर्गीकरण में लेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी कि ये सब धार्मिक ग्रंथ है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए शुद्ध साहित्यिक मानना उसको सही नहीं है। क्या है? वो धार्मिक भी है, इसलिए शुद्ध साहित्यिक नहीं है, वो धार्मिक भी है। किस धर्म से संबंधित है? हम लोग ने देख लिया, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। और दरबारी नहीं है, राजा के दरबार में तो पाली भाषा बोली नहीं जाती थी, तो जन साधारण की भाषा थी। इसको याद रखिए कि पाली भाषा, पाली बना ही है किस शब्द से? कुछ लोगों का मानना है पल्ली। अब पल्ली का अर्थ क्या होता है? गांव। आज भी बंगाल में देखिएगा कुमार पल्ली, ऐसा पल्ली गांव मिलता है ना। तो ये गांव की भाषा थी, जनसाधारण की भाषा थी। अब व्याकरणिक संस्कृत किसमें होता है? लौकिक संस्कृत को बोलते हैं व्याकरणिक। तो आंसर तो अब समझ में आ गया होगा, ये कौन सा होगा? ये जनसाधारण की। बार बार ये सवाल आता है संस्कृत के। पाली को ये नहीं समझना चाहिए कि संस्कृत को ही सिंपल कर दिए तो पाली है, ये इसमें जानने की। इंडिपेंडेंटली संस्कृत के बाद ये नहीं आई। संस्कृत जब था तो ये भी भाषा बोली जाती थी साथ साथ। आपको पता है कि नाटकों में उसी एक ही टाइम में ये संस्कृत से नहीं निकली, ये माना जाता है ऐसा, लेकिन ये संस्कृत के साथ साथ चली। इसलिए ये एक स्वतंत्र भाषा है जो संस्कृत के टाइम में ही जो धनी मानी लोग थे, अभिजात्य लोग संस्कृत बोलते थे, जो गरीब जनसाधारण था उसी टाइम में पाली बोलता था। ये प्रकृत भाषाओं की उत्पत्ति 18 में ये सवाल आएगा। प्रकृत भाषाओं की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो जो प्रकृत भाषा है, ठीक है, ये वैदिक संस्कृत से निकला है? नहीं, वैदिक संस्कृत से तो लौकिक संस्कृत से निकला है। तो ये जो प्रकृत भाषाएं हैं, ठीक है, जो प्रकृत भाषाएं हैं डायरेक्ट, ठीक है, वैदिक संस्कृत से नहीं है। वैदिक संस्कृत से क्या निकला? बीच में कौन सा है? लौकिक संस्कृत, है ना। वैदिक के बाद लौकिक है, इसके बाद लौकिक संस्कृति के बाद क्या आया? ये प्रकृत है। कौन सा आया? प्रकृत है। जनता साथ साथ बोल रही थी, और चूंकि जनता पे किसका? राजा का प्रभाव होता है। कार्ल मार्क्स बोलता है आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास इज रूलिंग आइडिया। जो ऊंचे वर्ग का
आप देखिएगा कि हर व्यक्ति, गरीब आदमी भी जो शासक वर्ग की नकल करता है, गरीब आदमी भी एक दिन राजा बनने की कोशिश करता है। किस दिन? शादी के दिन एकदम राजा जैसा मुकुट पहनेगा, राजा जैसा घोड़ा पे चढ़ जाएगा, तो वो भी अपना राजा बनने की तमन्ना रखता है। तो वो भी संस्कृत जैसी ही भाषा बोलने की कोशिश कर रहा था। और इस फेर में कौन सी भाषा विकसित हो गई? प्रकृत भाषा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन में आएगा। नेट का जो बुक्स में मैंने देखा बाजार से निकाल के गलत आंसर दिए हुए, जो सही आंसर है JRF लेवल का है, लौकिक संस्कृत। ठीक है। इसी तरह आपका 18 प्रकृत भाषाओं की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हो गया। आगे चलें। ठीक है। अभ्रंश को सेतु भाषा क्यों कहा जाता है? अभ्रंश, अब देखिए ये जो JRF होता है वो क्या क्यों भी पूछता है। ठीक है। JRF क्या है? क्यों भी पूछता है। ये नहीं पूछ रहा है कि क्या का। एक ये भी सवाल आता है इजी वाला कि सेतु भाषा किसको कहा जाता है? तो सेतु भाषा अभ्रंश को बोलते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्यों कहा जाता है सेतु। ये किसके बीच में सेतु है? अभ्रंश जो अपभ्रंश है, ठीक है, ये किन दो भाषाओं के बीच में सेतु है? अभ्रंश। तो एक तरफ कौन है? आधुनिक आर्य भाषा है, मतलब इससे विकसित हुई है, ये तो आप जान ही चुके होंगे अब तक। और इसके पहले, अभ्रंश के पहले क्या है? तो आप जानते हैं कि प्रकृत या पाली भी कह ले। ठीक है, या पाली। तो ये दो पाली प्रकृत, यानी कि जो मध्यकालीन अभ्रंश भाषा आर्य भाषाएं हैं और आधुनिक के बीच में सेतु है। ये ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, ये सेतु का काम कर रहा है ना। तो अभ्रंश भाषा को सेतु भाषा क्यों कहा जाता है? तो ये साहित्यिक है। सेतु बोलते हैं तो दो चीज को जड़े। तो अगर कोई नहीं भी पढ़ा होगा तो सिर्फ कॉमन सेंस से इसका आंसर किया जा सकता है कि दो भाषाओं को जोड़ती है। कौन दो भाषा? जो हमारी प्रकृत पाली है, इधर आधुनिक है, उसके बीच में कौन भाषा है? अभ्रंश, इसीलिए इसको कहा जाता है। और ये धार्मिक भाषा है, लेकिन धार्मिक भाषा होने के चलते सेतु भाषा नहीं बोल रहे, उसको जोड़ने के कारण इसको, ये प्रकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच में क्या है? सेतु है। तो ये अच्छा सवाल था। अभ्रंश को सेतु भाषा क्यों कहा जाता है? हो गया। आगे चलें। अब ये मैंने आपको एक संकेत के लिए कि नेट लेवल का क्वेश्चन क्या होता है, क्या। जब JRF थोड़ा कठिन लेवल का हो गया, क्यों और कैसे, ये JRF। तो JRF का क्वेश्चन क्या हो सकता है? वैदिक संस्कृत को पूर्व व्याकरणिक भाषा क्यों कहा जाता है? तो वैदिक संस्कृत के पहले पाणिनि का व्याकरण नहीं था। जब पाणिनि का व्याकरण में वैदिक संस्कृत को बांधा गया, उसको उस अनुशासन डिसिप्लिन में कि भाई यही होना चाहिए, पठती लिखना है, इसके साथ ये होगा, भर्व को पहले रखना है। तो ऐसा जब अनुशासन आ गया तब हमको लौकिक संस्कृत का, इसलिए वैदिक संस्कृत पूर्व व्याकरण की भाषा क्यों, इसलिए देखिए इसमें क्यों आ गया। ठीक है, इसमें कौन सा क्यों प्रश्न? इसमें शब्द भंडार सीमित है वैदिक संस्कृति में, इसमें पर्णनीय नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो शब्द भंडार, संस्कृत का तो शब्द भंडार स्मृत है। सारी भाषाएं किससे उधार लेती हैं? संस्कृत से। संस्कृत तो स्रोत सुनी है। जितने जैसे अग्नि शब्द है वो संस्कृत हिंदी में आके आग हो गया, तो संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं, उसको तत्सम शब्द बोलते हैं, आपको मालूम भी होगा। तो संस्कृत में तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि ये इसका शब्द भंडार सीमित है। वेद में इसमें पणनीय नियम लागू नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें पणनीय नियम लागू नहीं होते हैं। किसमें लागू होते हैं? लौकिक संस्कृत में। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं, ये भी गलत है। इसमें साहित्य तो प्रचुर है, ये सब गलत है। कौन सही है? ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? पणनीय। अब तो आप, ठीक है, पाणिनि बराबर लौकिक संस्कृत, और छांदस मतलब प्री स्टैंडर्डाइज यानी पूर्व मानकीकरण, हिंदी भी इसका जानना चाहिए, पूर्व मानकीकरण। फसला कर ली। ठीक है, तो ये अब कई सारा मैं प्रश्न, इसलिए बहुत सारा प्रश्न करवा देना चाहता हूं ताकि इस चैप्टर में दोबारा आपको लौट के आना ही नहीं पड़े, इतना पूर्ण रूप से इसकी तैयारी हो जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। छांदस भाषा में ध्वनियों की स्वतंत्रता का प्रमुख कारण क्या है? जो ध्वनि है, साउंड है, स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि व्याकरण के नियम एक ही, आप देखिएगा सारे सवाल है उसके पीछे का कंसेप्ट एक ही है।
कि बंधी हुई भाषा कौन है? बहुत सही अंकिता। तो इसमें बंधी हुई भाषा कौन है? ये लौकिक संस्कृत। और स्वतंत्र भाषा कौन है? आजाद। ठीक है, उसमें एकमात्र बंधन छंद का है, व्याकरण का कोई बंधन नहीं है, बंधन है छंद का। ठीक है, मीटर बहर जिसको बोलते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब बी दिया। आप लोग तो काफी बुद्धिमान हैं और बहुत मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने तीव्र मेधा के विद्यार्थी मुझे उपलब्ध हैं। बहुत मुझे खुशी हुई कि आप लोग, ये थोड़ा कठिन सवाल था, फिर भी आप लोगों ने सही नियम दिया। छांदस भाषा में व्याकरणिक नियम नहीं था, किसमें था? लौकिक संस्कृत में था। लिपि का अभाव बोलना भी सही नहीं है, नागरी लिपि में लिखी जाती थी, देवनागरी। तो वो आपका छंदानुशासन, स्वतंत्रता का प्रमुख छंद अनुशासन था, व्याकरण का अनुशासन नहीं था। बिल्कुल, ये थोड़ा कठिन सवाल था। अब ये स्कॉलर टाइप का सवाल से हम लोग परिचय कर दें। हाल ही में सवाल ये आया था, पाणिनि की अष्टाध्यायी को आधुनिक भाषा विज्ञान के निकट क्यों माना जाता है? ये जो व्याकरण उस जमाने में करीब करीब तीसरी सदी ईसा पूर्व से, थोड़ा विवाद है एग्जैक्ट टाइम पाणिनि का विद्वानों के बीच में, लेकिन मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच में उनका काल माना जाता है। तो इतना पहले, ठीक है, इतना पहले इतना साइंटिफिक उन्होंने लिख दिया पाणिनि ने, इसीलिए उनका नाम है। और यही नहीं, यूरोप के जितने आधुनिक भाषा विज्ञान में संरचनावाद का जो जनक था फर्डिनेंड सास्यूर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। वो भी किसका चेला था? किसको देख के उसने संरचनावाद को जन्म दिया? पाणिनि से प्रेरणा लेके। वो संस्कृत पढ़ाता था फ्रांस में, फ्रांसीसी विद्वान था। आप बोलेंगे कि फ्रांस का तो बड़ा हिंदी से संबंध है, सही है। हिंदी का पहला इतिहास भी फ्रांसीसी आदमी ने लिखा, गार्सा दत्तासी। और संरचनावाद का भी जन्म जो संस्कृत पढ़ाता था फर्डिनेंड डू सास्यूर ने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कौन? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी आधुनिक भाषा विज्ञान के निकट क्यों जाती है? वर्णनात्मक होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा गहरा क्या होता है? एनालिटिकल। इसलिए ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं नेट के लिए डिस्क्रिप्टिव, मुझे पसंद नहीं आते हैं। हम लोग ऊंचे क्लास एमए पास लोग हैं, हम लोग का क्या होना चाहिए? एनालिटिकल। मतलब हिंदी में बोले तो विश्लेषणात्मक। तो एक बात जान लीजिए कि ये व्याकरण ग्रंथ मामूली नहीं है, इसमें सिर्फ वर्णन नहीं है कि ये वर्ण ऐसा है, विश्लेषण है कि ऐसा क्यों होगा, क्या नहीं है। जिसमें सिर्फ क्या रहता है उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, वर्णनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्णन, फिर वर्णन कर दिया। और एक ग्रंथ क्या है कि जिसमें विश्लेषण है, क्यों कैसे सारा समझाया गया है कि भाई क के बगल में जब हम लोग लिखते हैं, अब देखिएगा गंगा लिखेंगे संस्कृत में तो कैसे लिखेंगे? क्यों भाई ये अंगा क्यों? और अगर किसी आदमी को लिखना है चंचल तो ये होगा। तो इसका लॉजिक है, पाणिनि ने लॉजिक बताया कि च का उच्चारण किससे होता है? तालु से। य का भी ये सेम वर्ग है, चवर का वर्ण है, तो च के बगल में यह होगा, ग के बगल में, क्योंकि कख ग में अंगा है। तो पूरा साइंटिफिकली क्यों बताया इन्होंने, ये भी बताया। यानी ये नियम आधारित संरचना, पूरा स्ट्रक्चरल। इसीलिए इनके ग्रामर को क्या बोलते हैं? ग्रामर दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी प्रक्रियात्मक व्याकरण और संरचनात्मक। तो इनका व्याकरण, इसलिए ये सवाल भी आ जाए थोड़ा कठिन कि पाणिनि का व्याकरण कैसा है, तो उत्तर होगा संरचनात्मक। पाणिनि का व्याकरण कैसा है? पाणिनि, ठीक है। तो पाणिनि का व्याकरण क्या है? व्याकरण संरचनावाद आप पढ़ेंगे भी, बस। ठीक है, संरचनात्मक। इसलिए ये सवाल भी अगर आ जाए कि जो संस्कृत है, ठीक है, जो संस्कृत भाषा है वो कैसी भाषा है? तो संरचनात्मक भाषा है। संरचना पे ग्रामेटिक स्ट्रक्चर पे बहुत जोर है, इसीलिए इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज के नज़दीक माना जाता है। इसमें नासा के वैज्ञानिक ने भी संस्कृत को ऊपर लेख लिख के बताया कि कंप्यूटर में यूज करने लायक है संस्कृत। क्यों? कंप्यूटर का भी भाषा स्ट्रक्चरल होता है, जैसे सी, C++,
पाइथन सब स्ट्रक्चरल है, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है पूरी की। और आप जब पाइथन पढ़ेंगे तो एक चैप्टर ही है पूरा कि स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंटैक्स। तो ये इसलिए नियम आधारित भाषा के विषय, जब भी कोई चीज रूल पे आधारित होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल होगा। बिल्कुल, पूजा प्रिया ने बड़ा सही इसका यही, और ये सब व्याख्या जो आप बता रहे हैं कहाँ से है, तो वो इसलिए पाणिनि को नियम आधारित बोला जाए। तो ये थोड़ा सा डीप टाइप का क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन करने वाला भी क्वेश्चन आता है, मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाली भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मत तो अलग अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड स्वीकार्य मत कौन सा है, ये वैदिक संस्कृत से निकली है, लौकिक संस्कृत से निकली है, प्रकृत से निकली है, या पाली भाषा स्वतंत्र जन भाषा परंपरा है। तो प्रकृत भाषा तो लौकिक से निकली थी, लेकिन ये पाली के बारे में पूछ रहा है, तो पाली के बारे में ज्यादातर लोग की मान्यता क्या है, ठीक है, ज्यादा स्वतंत्र। तो नेट वाले बुक में मैंने देखा सी आंसर दिया, वो गलत है। वो किसके लिए सही है, प्रकृत भाषा के लिए। अगर पाली है, बिल्कुल सही जवाब दिया वाह पूजा, कि डी आंसर होगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई हम लोग जो पढ़ते हैं कि इससे ये निकला, इससे ये निकला, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि संस्कृत से ऐसे लिखा रहता है, तो इससे भ्रम होता है कि संस्कृत से क्या निकला, पाली, ठीक है। और ऐसा लोग मानते भी हैं बहुत सारे विद्वान भाषाविद, लेकिन इसमें क्या दे दिया कि सर्वाधिक स्वीकृत मत तो बहुत सारा है, ये मत भी है, ये नेट का जो गाइड बुक लिखने वाला का मत तो सी है, लेकिन सर्वाधिक मत क्या है कि ये जन भाषा है। जैसे बरानिको एक भाषाविद हैं रूस के, वो क्या मानते हैं कि ये जन भाषा है। इसी तरह नामवर सिंह क्या मानते हैं, नामवर सिंह की किताब है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, उस किताब के अनुसार भी क्या है आंसर कि भाई ये स्वतंत्र जन भाषा है। तो बहुत सही, आप लोगों तक कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मुझे जान के बहुत हर्ष हुआ। अनामिका ने भी सही उत्तर दिया डी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इतना देखिए सवाल से ही सवाल निकलता है। अभी हम लोग इतना सवाल कर चुके हैं कि इस सवाल में भी हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, हमको इतना ज्ञान हो चुका है आराम से। इसको पाली बौद्ध साहित्य की भाषा है, ठीक है, ये तो सही कथन है। अभी हम लोग पढ़े प्रकृत जैन साहित्य, आपको चार्ट ही बना दिया था, देखिए वो चार्ट मदद आया ना इस सवाल का। अपभ्रंश दरबारी भाषा थी संस्कृत, तो संस्कृत में शास्त्र लिखे गए, ये वेद पुराण, इसको क्या कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है। ये जो वेद है पुराण है, इन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, शास्त्र। कि शास्त्र का ज्ञान है तुमको, तो यहाँ शास्त्र से क्या तत्पर होता है, वेद पुराण निगम आगम उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, ये तरह तरह के वांग्मय जो हैं ग्रंथ हैं, इन्हीं को शास्त्र बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि शास्त्र का ज्ञान है तुमको, शास्त्र में क्या लिखा है, तो ये शास्त्र संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एकदम बिल्कुल सही बात है, शास्त्रीय भाषा थी, शास्त्र किस में लिखे गए, ठीक है। ये अपभ्रंश है, एक गलत टाइप हो गया है, अपभ्रंश ट्रांजिशनल नॉट कंट्री। तो अपभ्रंश भाषा सेतु भाषा थी, यानी एक बहुत कम दिन तक रही, वो संक्रमणकालीन भाषा थी। कहाँ से कहाँ, जब प्रकृति से आधुनिक भाषा काल में संक्रमण हो रहा था, तो बीच में कौन भाषा आ गई, अपभ्रंश आ गई। ट्रांजिशनल मतलब संक्रमणकालीन। ये संक्रमण कौन सी भाषा, ये अपभ्रंश भाषा संक्रमण की भाषा है। तो इसमें अपभ्रंश को दरबारी भाषा कहना एकदम यही गलत कथन है, इसलिए आंसर सी है, अपभ्रंश दरबारी। अच्छा देखिए ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो एक ही सवाल बार बार आता है। ये दरबारी वाली बात आई थी ना एक ऑप्शन में, और यानी कि क्वेश्चन सेटर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, वो भी पिछले साल का उठाता है, उसी को ट्विस्ट करके इधर उधर करके बना देता है, क्योंकि वो भी कहाँ आसमान से नया नया सवाल आएगा। इसलिए PYQ जरूर पढ़ें, यानी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र जरूर, और एक साथ मत देखें, उससे क्या आदमी कंफ्यूज है। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से बना ले, तो ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है तो पूरा वो कंठस्थ हो जाता है, एकदम अपना हो जाता है। और जब एक बार पूरा पाठ्यक्रम हो जाए तो फिर एक
पूरे सिलेबस का रिवीजन करें और पूरा फुल टेस्ट जिसको कहा जाता है आजकल की भाषा में, तो फुल टेस्ट लें। तो हम लोग अभी चैप्टर वाइज कर लेते हैं, फिर फुल टेस्ट करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है चैप्टर और आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसी तरह प्रकृत भाषाओं की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये पूछ रहा है प्रकृत भाषा, पाली नहीं, प्रकृत भाषा की। संस्कृत निष्ठ शब्दावली तो इसमें नहीं होगा, ये तो संस्कृत में होगा। ध्वनि का सरलीकरण हो गया। छंद की प्रधानता किसमें थी, छांदस में थी, उसका नाम ही क्या है, छांदस भाषा, ठीक है, उसमें छंद की प्रधानता थी। मानकीकृत व्याकरण किसमें था, लौकिक में था, ठीक है ना। संस्कृत निष्ठ शब्दावली तो संस्कृत में रहेगा। तो ध्वनि का हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, क्या हो गया, सरलीकरण हो गया ध्वनि का, स्वर का लोप हो गया, अनुनासिकरण हो गया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब किसका विशेषता है, ये सारी विशेषता है ना, सरलीकरण की ओर। जैसे कश्मीर के एक लोग हैं, उसमें एक टाइटल मट्टू होता है, ठीक है, लेकिन उसी टाइटल मट्टू को मंटो भी बोलते हैं या मंटू भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए अनुस्वार लग गया। जैसे एक मंटू करके उर्दू का साहित्यकार है, और देखिए प्रियदर्शनी मट्टू का फेमस कांड हुआ था, दोनों एक ही शब्द है। तो ये अनुस्वार लग जाता है, स्वर का लोप, ये किसका, ध्वनि के सरलीकरण का एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रहेगा, इसलिए कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं। फिर आप आ जाइए अभ्रंश। अभ्रंश को सेतु द्वारा करने का भाषा वैज्ञानिक आधार, तो यही प्रश्न रिपीट होके आ गया, ठीक है, ये प्रश्न देखिए रिपीट होके दोबारा आ गया। तो प्रश्न रिपीट होते हैं, तो ये आप बता ही सकते हैं कि सेतु भाषा क्षेत्रीय विस्तार के कारण तो बोलेंगे नहीं, धार्मिक प्रयोग के कारण बोलेंगे कि नहीं, और ऐतिहासिक विकासात्मक निरंतर निरंतर चल रहा है, ठीक है, एक से दूसरे। सेतु, सेतु क्या, ब्रिज है, बीच में गैप नहीं है। तो गैप नहीं होने को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, बीच में गैप नहीं है, ब्रिज है, जुड़ा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं कि निरंतर है, जोड़ दिया तो निरंतर हो गया। अगर बीच में अब भ्रंश भाषा नहीं होती तो गैप होता है, बीच में क्या होती, खाई होती, दो भाषाओं के बीच में मिसिंग लिंक होता है, तो मिसिंग लिंक नहीं है, ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। यही सब जीआरएफ एग्जामिनर चाहता है, विकासात्मक। इसलिए ये बड़ा अच्छा शब्द भी मिल गया कि सेतु भाषा विकासात्मक निरंतरता, कितने अच्छा शब्द गढ़ा है, विकासात्मक, यानी विकास के काल में निरंतर विकास हुआ, ऐसा नहीं कि उछल के, ठीक है, अचानक कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान में अचानक होता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, म्यूटेशन, उत्प्रेरण। तो इसमें भाषा में लेकिन म्यूटेशन नहीं होता कि अचानक भाषा आ जाए, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो इसमें एक निरंतरता, कंटिन्यूटी जिसको अंग्रेजी में बोल रहे, पाई जाती है। अब आगे आते हैं। अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मालूम है, एसर्शन, इसको बोलते हैं अभिकथन, ठीक है, रीजन मतलब कारण, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि दोनों सही है, एक सही है, तो देख लेंगे। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ, सत्य है, यानी ये सत्य है। रीजन, अपभ्रंश प्रकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की अवस्था है, ठीक है, ये तो बीच की अवस्था है। इसीलिए अभी तो हम लोग पढ़े सेतु, सेतु ही तो बीच की अवस्था होती है, यानी ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों। तो एक ही तथ्य को देखते हैं, ये रिपीट करता है, ये रिपीट करता है, ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, क्योंकि अभ्रंश बीच की अवस्था का मतलब ही क्या हो गया, शब्द को पकड़िए, बीच की अवस्था को ही क्या बोलेंगे, बीच की अवस्था। तो दो किनारों के बीच में क्या होता है, सेतु, ब्रिज, इसलिए वो वही घुमा के बोल रहा है उसी बात को, तो सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर की सही व्याख्या भी है। अब जीआरएफ के लिए, ठीक है, में कौन सा बात गलत हो जाएगा, तो हिंदी का मूल अपभ्रंश है, बिल्कुल सही है, वही तो उसका उद्गम है। संस्कृत सभी भाषाओं के ये गलत है। जीआरएफ के लेवल से हाइयर लेवल पे जाने से ये गलत है कि संस्कृत सभी भाषाओं की प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जननी नहीं है। देखिए ये जननी लिखा रहता तो चलता, लेकिन ये लिखा प्रत्यक्ष जननी नहीं है। प्रत्यक्ष में तो डायरेक्ट जननी नहीं है, बीच में कौन है, बीच में पाली है, प्रकृत है, इसलिए एक एक शब्द मायने रखता है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रत्यक्ष नहीं लिखा रहता तो फिर भी चल जाता है, ठीक है। पाली जन भाषा आधारित है, बिल्कुल, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि पाली जन साधारण की भाषा है, जन भाषा है। और छांदस व्याकरण मूल है, लौकिक भाषा क्या है, व्याकरण है। तो इसमें
और ये गलत धारणा है कि संस्कृत सारे भाषाओं की जननी है। जैसे मुंडा परिवार की भाषा है, आपको कहीं से लगता है कि अंडमान की भाषा जो जारवा आदिवासी बोलते हैं उनको संस्कृत से कोई लेना देना होगा? नहीं। इसलिए जो जितनी आर्य भाषाएं हैं उसकी जननी संस्कृत है, लेकिन अंडमान की भाषा का कोई बोलेगा जारवा तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, वो सही नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष जननी तो हिंदी तक की नहीं है और जननी भी नहीं है सारी भाषाओं की, क्योंकि मुंडा टाइप की भाषा है, जारवा भाषा है, ओंगिज, सेंटलीज जो सुदूर बोली जा रही है। फिर चीनी भाषा है, तो चीनी भाषा में भी व्याकरण बिल्कुल अलग है ना। जैसे 1000 से ज्यादा अक्षर है चीनी भाषा में ना। अंग्रेजी में कितना है अल्फाबेट वर्णमाला? 26, ठीक है। उर्दू में 37। हम लोगों में कोई 50 बोलता है, कोई 45 बोलता है, कोई 44 भी बोलता है, 11 स्वर और 33। तो 44 तो मान ही लीजिए, लेकिन चीन में 1000 से ज्यादा अक्षर है, 1000 से ज्यादा। वर्णमाला कितना विशाल है, तो कितना अलग है चाइनीज लोग हम लोग से, चीनी लोग कितने हमसे अलग हैं, समझ लीजिए। तो ये बोलना सही नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा वो। तो वैदिक संस्कृत को छांदस भाषा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वैदिक कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह भाषा छंदों द्वारा नियंत्रित होती है, न कि व्याकरण द्वारा। बिल्कुल सही कारण, तो ये सही व्याख्या, ये छंदों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये ए और आ दो सही है। अब आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत व्याकरणिक रूप से वैदिक संस्कृत से अधिक नियंत्रित है। बिल्कुल वैदिक संस्कृति को ही तो नियंत्रित करके, ये सही है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत पर आधारित है। बिल्कुल लौकिक संस्कृत का जन्म ही उसी से हुआ, वो आने के बाद, ठीक है। तो दोनों सही है, ए सर्सन हो, तो वो ऑप्शन किस में होता है? ए में होता है। बिना ऑप्शन के आप लोग कितने महान हो चुके हैं कि बिना ऑप्शन भी मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ए ऑप्शन था भी नहीं। आप लोग जैसे विद्यार्थी ही जीआरएफ पास कर जाते हैं, क्योंकि आपका इससे क्या होगा, आपका वो जो दिया रहता पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। वो तो स्टैंडर्ड है, आपको पहले से मालूम है कि ए ऑप्शन क्या होगा, बी क्या होगा इसमें, तो उसको पढ़ के टाइम क्या बर्बाद करना। तो आपको पहले से ही बिना पढ़े बता देना। मतलब एक धनुर्विद्या के विद्वान थे जापान में, तो इतने बड़े धनुर्विद्या के विद्वान थे कि वो धनुष नहीं चलाते थे, सिर्फ धनुष बोल देते थे, धनुष, तो पक्षी मर जाता था। तो आप लोग ऐसे विद्वान के श्रेणी में आ चुके हैं कि नहीं है ऑप्शन, फिर भी आपको मालूम है कि ये होगा। बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट ग्रेटली। और राजेंद्र जी कुछ बोल रहे थे? ठीक है, पिछले प्रश्न में बी सही है, बिल्कुल। पाणिनि के अष्टाध्यायी को आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रारंभिक मॉडल माना जाता है। एकदम सही है, क्योंकि इसमें नियम आधारित एवं सूत्रात्मक, ये पाणिनि का सूत्र है। पाणिनि के व्याकरण में अष्टाध्यायी में सूत्र दिए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। और आज के भी व्याकरण, आप नेसफील्ड का व्याकरण ले लें, रेन एंड मार्टिन का व्याकरण ले लें, और हिंदी में भी राजेंद्र प्रसाद का व्याकरण आता है, कोई भी राइटर आप ले लें, वासुदेव शरण अग्रवाल, किशोरी दास वाजपेयी, ये इन लोगों ने आधुनिक काल में व्याकरण के ग्रंथ लिखे। ये सवाल भी आएगा, देखिएगा। तो गोस्वामी जी का जो है, मतलब तुलसीदास गोस्वामी नहीं, किशोरीदास गोस्वामी, तो ये सारे व्याकरण ग्रंथ नियम देते हैं, रूल आधारित है। तो यही तो आधुनिकता का जन्म, यानी जो आधुनिक व्याकरण भी उसी पे आधारित है, उसी टाइम में। और सूत्रात्मक लिखा, उन सूत्रों को क्या कहा जाता है? कभी कभी ये सवाल आ जाता है, माहेश्वर, ये तला विषय, माहेश्वर सूत्राणी। सूत्र का बहुवचन क्या होता है? सूत्राणी। सूत्र का बहुवचन सूत्राणी। एक संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक है, यानी अनविद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नोत्राणी। तो इसमें देख रहे हैं बहुवचन ही बहुवचन है, कि जो काम करने योग्य है वही करना चाहिए, और इससे अलावा गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये सूत्राणी, महेश्वर सूत्राणी। क्यों इसका नाम महेश्वर? तो माहेश्वर, महेश्वर से बना है, माहेश्वर। ये संस्कृत की विशेषता है कि दशरथ है, दशरथ, तो दशरथ से संबंधित या दशरथ का बेटा, इसमें आ लगा दीजिए, ठीक है, दासरथी।
है ना, तो दशरथ का ये बेटा हो जाएगा। वसुदेव, ठीक है, इनसे संबंधित कोई चीज है तो इसमें आ लगा दीजिए, वासुदेव, यानी इसको अण प्रत्यय बोलते हैं संस्कृत का। हिंदी सीखने है तो थोड़ा बहुत संस्कृत जानना पड़ता है, हिंदी सीखने है तो, ठीक है। तो इसमें नियम सूत्र थे महेश्वर, और महेश्वर किसको बोला जाता है? शंकर भगवान को, ठीक है। इसलिए शंकर के संबंधित बोलेंगे शंकर। तो ये जो शंकर जी हैं, कहा जाता है कि जो सूत्र निकले तो पाणिनि, देखिए पहले का आदमी बड़ा विनम्र होता था, लिख रहा है खुद, लेकिन खुद में श्रेय नहीं ले रहा है। श्रेय किसको दे रहा है? अपने इष्ट देव को, भगवान को, कि ये सूत्र हम नहीं निकाले, ये सूत्र तो शंकर भगवान के डमरू से निकला है, मैंने तो सिर्फ लिपिबद्ध किया है। आज हम लोग जो खुद नहीं करते हैं उसका भी श्रेय लेते हैं। और उस जमाने का मनुष्य की महानता देखिए पाणिनि की, कि खुद लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरा श्रेय किसको दे रहे हैं? भगवान को, शंकर। त्वदिम वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पे, कि भाई ये सूत्र, ये ज्ञान सब आप ही का दिया हुआ है, और शंकर भगवान को भी वो समर्पित कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि शंकर भगवान यानी महेश्वर उनको कहा जाता है, महेश्वर के डमरू से निकला, इसलिए इसका नाम महेश्वर सूत्राणी है। तो अब आपको याद रहेगा कि कहाँ से किया गया। अब PYQ का जो बुक चाहिए, तो ये PY का बुक आप कहीं से भी ले लीजिए। अब किसी आदमी का हम प्रचार नहीं करना चाहते हैं कि यही पसंद है, आप कोई भी जिसमें आपको सुविधा क्या देखना है वहाँ पे, कि सही हो, मिस प्रिंटिंग ना हो, और थोड़ा आकर्षक छपाई हो, आँखों को भी देखने में कष्ट नहीं हो, तो उससे आप ले लीजिए। और एक ये भी प्रस्ताव हो सकता है कि हमारा अपना RWA का पब्लिकेशन है, तमाम वहाँ से किताबें निकलती हैं, तो PIQ पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं है, हम अपना एक निकाल दें। ये बहुत अच्छा लगा, मैं प्रस्ताव ये रखूँगा, है ना, ताकि बाकी किताबों में मिस प्रिंटिंग लगता है। हम क्यों नहीं बता रहे हैं? बता देंगे और खुद ही मैं बुराई करूँगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उन किताबों को, कुछ पब्लिकेशन का अवगाहन किया, PYQ गलत छपा हुआ है, देख के छापना था, फिर भी मिस प्रिंटिंग, यानी JRF के विद्यार्थी को वो लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। अरे JRF दे रहा है, UPSC की जो किताबें हैं ठीक ठाक छपती हैं, लेकिन मैं JRF में बड़ा असावधानी, शिक्षक हो, ये हो, तो कोशिश रहेगी, मैं बात कर लूँगा कि अपना एक PYQ तो आराम से मिल जाता है नेट पर, उसी को थोड़ा DTP करके छाप लेना है। तो मैं देखता हूँ अगर ऐसा संभव है, वरना आप कोई भी एक अच्छी सी बुक आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मेरा प्रिय है ना कोई दुश्मन है, जो भी आपको सुविधाजनक है आप ले लीजिए। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं वो PYQ, लेकिन PYQ में 2 ऑप्शन है आपके पास। एक है कि ईयर वाइज ले लें, वर्षवार, क्या ले लें? ईयर वाइज। ये ईयर वाइज मत लीजिए, ये इतना अच्छा नहीं रहता है। एक होता है कि ईयर वाइज है, टॉपिक वाइज ईयर बटा हुआ है, थोड़ा और बढ़िया है टॉपिक वाइज। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का कर लिए, तो वैसी बुक लीजिएगा जो टॉपिक वाइज हो, और क्वेश्चन के, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसमें उस चैप्टर से आए हुए सारे सवाल दिए हुए हैं, और ब्रैकेट में उसका ईयर भी दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे ज़्यादा आपको ग्रास्प बनता है कि इस चैप्टर से कौन कौन से। नेक्स्ट क्लास में भी आपका, नेक्स्ट क्लास में ही कल ही दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास तो कल ही है, कल ही आपका नोट्स पूरा ये जो है मैं दे दूंगा, ठीक है। कब देंगे? कल ही दे देंगे, चलिए ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो मेरा उल्टा है कि आज करे सो कल कर, तो कल मैं आपको दे दूंगा। तो ये समझ गया ना कि ये मॉडल जो है। अब आते हैं अगले सवाल पे, पाली भाषा को प्रकृति की, अब जितना पढ़ा, ये मत समझिए कि कल पढ़ाएंगे तो कल वाला नोट, तो कल का जो विषय वस्तु है, इसके अगला जो चैप्टर है वो पढ़ाएंगे ही, प्लस जितना ये 3 भाग हम लोगों ने, प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन और आधुनिक, इसका भी नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल आप परवाह मत कीजिए। क्योंकि नोट्स पहले पढ़ के क्या होगा, अब आपको एक आधार भूमि बन गया, अब आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए सही टाइम पे मैं कृष्ण को फॉलो करता हूँ। अब अर्जुन बोले कि पहले से आप क्लास क्यों नहीं लिए, अभी युद्ध के बीच में आप गीता का उपदेश दे रहे हैं, पहले ही ले लेते। अब भगवान ने आपको पहले से मालूम भी था कि हम कंफ्यूज होंगे, तो देखिए कृष्ण ने
अर्जुन का पहले से कोई क्लास व्लास नहीं लिया। ये कृष्ण नीति है ना, कि उस टाइम में अगर क्लास लेते तो अर्जुन समझ ही नहीं पाता कि सब क्यों बता रहे हैं। जब तक किसी चीज की जरूरत, तो आपको भयंकर जरूरत महसूस हो रही है, जिसका बोलता है ना कि इसको नोट्स लगा हुआ है, तो वो अब आपको उस नोट्स का महत्व समझ में आएगा, मन लगा के आप पढ़ेंगे भी। तो युद्ध भूमि में गीता उपदेश देने का क्या कारण था कि वो महत्व को समझे। अब पहले से क्लास ले रहे हैं, उनको तो समझ में आता कृष्ण जी को कि ऐसा क्यों बता रहे हैं, अर्जुन को लगता है क्या ये कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है हमको। अब आप इसकी जरूरत, क्योंकि आप क्वेश्चन से भी परिचित हैं क्या आ रहा है, तो अब क्या होगा कि नोट्स भी पढ़ेंगे तो नोट्स में सारे बिंदुओं पर एक समान ध्यान नहीं दिया जाता है, कुछ को एक बार में पढ़ लिया जाता है। आप देखते हैं कि ये जो वीडियो भी होता है तो स्पीड से उसको भगा देते हैं बच्चे, कुछ में ध्यान से सुनते हैं, यानी सब एक समान महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, ये तभी समझ में आएगा ना जब उस विषय वस्तु को समझ लेंगे, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आता है, 20-30 क्वेश्चन से गुजर। अब मुझे भली भांति यकीन है कि आप उस नोट्स को ये समझ पाएंगे कि नोट्स में कहाँ जल्दी आगे बढ़ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ, जैसे गीत हम लोग गाते हैं तो उसमें गति और यति होता है, उसमें टेक होता है कि कहाँ ठहरना है, तो नोट्स में कहाँ ठहरना है, कहाँ आगे बढ़ जाना है। मेरा नोट्स है इसका मतलब मैं नहीं बोल दूंगा कि एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है, नहीं, उसमें कुछ पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं, हरे रंग से कर देते हैं, उसको महत्वपूर्ण समझते हैं, बाकी में आप एक बार में गुजर सकते हैं। तो अब आपको खुद ही तमीज, इम्तियाज, विवेक, डिस्क्रिशन हासिल हो चुका है, आप में वो क्षमता, तौफीक हासिल हो चुकी है, क्षमता हासिल हो चुकी है कि आप खुद समझ पाएंगे। तो नोट्स आपको कल ही मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता, कल मैं जरूर से जरूर दे दूंगा। पाली भाषा को प्रकृत भाषा के एक शाखा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि पाली भाषा का प्रयोग जन सामान्य द्वारा किया जाता था। तो ये बात तो सही है कि पाली भाषा का जन, लेकिन प्रकृत का शाखा नहीं है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो चौथा वाला ऑप्शन होता है कि ये असत्य है, यानी असर्शन असत्य है, और जो रीजन क्या है, सत्य है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें होगा। आपको टिक भी इसलिए मार दिया, वेरी, बहुत ही डेंजरस है। पाली स्वतंत्र जन भाषा है, लेकिन प्रकृति की, पाली भाषा प्रकृति की ही एक शाखा नहीं है। इसलिए देखिएगा कि हम जो लोग लिखते भी हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक है, बी चाहे जो भी हो, बी में ऐसा रहता है, आप देख लीजिएगा एक बार कि किस में रहता है। अगर बी में रहता है तो बी आंसर होगा, लेकिन फिलहाल इतना है कि ये जो एसर्शन है, अभिकथन है, वो क्या है, असत्य है, और जो रीजन है सत्य है, ठीक है। और ये बहुत ही डेंजरस सवाल है, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि पाली प्रकृति की एक शाखा है। नहीं, कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मानते हैं, क्या मानते हैं, पाली को स्वतंत्र। इसलिए देखिएगा ऐसे लिखा जाता है कि पाली के बाद क्या आई, प्रकृति, और संस्कृत के बाद क्या आई, संस्कृत के बाद आई पाली। तो आगे चलते हैं। प्रकृत भाषाएं संस्कृत के सरलीकृत रूप है, ये गलत है। अभी हम लोग पढ़े कि प्रकृत पाली एक स्वतंत्र भाषा के रूप में, उसी का एक सरलीकृत रूप नहीं। ये सही बात है कि संस्कृत से इसका विकास हुआ है, ठीक है, विकास हुआ है, और ये जो विकास हुआ है उस क्रम में व्याकरण सरलीकरण हुआ है, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि सरलीकृत रूप है, क्योंकि प्रकृति में ध्वनि एवं रूप सरलीकरण पाया जाता है। तो सही है कि ध्वनि और रूप का सरलीकरण, जितने आपके देखिए व्यंजनों की संख्या कम है, स्वर की संख्या कम है, नियम भी इतने नहीं है, ये स्त्री पुल्लिंग। अब जैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन था, और इन भाषाओं में क्या है, एक वचन और बहुवचन है। तो 3-3 वचन वाला ज़्यादा सरल है कि या 2 वाला, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। ये गलत है, बी सही। अब तो आप लोग को अच्छा आइडिया हो गया भाषा का, मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है कि आपको समझने से ही फायदा होता है कि आप खुद आंसर कर सकते हैं, है ना। हाँ, सही बता रहे, साइमा सही बोल रहे। कभी कभी ऑप्शन, तभी हमने बोला कि बी है तो बी मान लीजिए, डी है तो डी, एक सरसरी निगाह से ऑप्शन देख लेना चाहिए। कभी कभी चेंज रहता है, मैंने भी देखा है, लेकिन ज़्यादातर वही एक ही क्रम रहता है। एक बार निगाह मार लीजिए, है ना। इसीलिए तो ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड, तो इसमें ऑप्शन होता है कि जो जिसमें शक है ना उसको पीला करके रखिए। 3 टाइप का होता है कि एक कर दिए हरा, एक रेड किए ही नहीं, और एक पीला वगैरह ऑप्शन रहता है, तो वो ऑरेंज, तो उसको मार दीजिए जिसको
तो वो एक साथ आ जाएगा। तो बाद में जब समय बचे तो जिसको आप विचार करना चाहते हैं टाइम, तो उसको विचारिए। इसका सही तरीका है कि आप क्या कीजिए कि उस क्वेश्चन को अनआंसर मत छोड़िए। क्यों? बाद में टाइम ही नहीं मिला, छूट गया। उसका भी आंसर अंदाज से मार दीजिए। अब जब बाद में समय बच जाए, 10 मिनट समय जरूर बचाइए, 20 मिनट 15 मिनट, और लौट के जाइए कि जिसको हम थोड़ा सा संदेह के घेरे में रख दिए थे, अब उसको सोचिए फिर से। तो अब आप देखिएगा कि आपको तब दिमाग काम करना शुरू करेगा, कर लेंगे। तो इसलिए वो उस टाइम में देख लेना चाहिए कि कहीं ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं है, एक बार पूरा जांच करके। प्रकृत भाषाओं का बिल्कुल सही है, आपको मैंने बताया था। पाली भाषा बौद्ध साहित्य, प्रकृत भाषा जैन साहित्य, संस्कृत भाषा ये जो भी आपका ये वेद शास्त्र वगैरह, ठीक है, या धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म का जितना भी ग्रंथ है सब वो संस्कृत में है, धार्मिक ग्रंथ खासकर, क्योंकि जैन आचार्यों ने जन भाषा को अपनाया। बिल्कुल, ये बुद्ध और ये बहुत चालाक आदमी थे, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे बुद्ध और जैन। वो चाहते थे कि उनके विचार उपदेश का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। तो क्या करने चाहिए? आप चाहते हैं कि प्रचार हो, तो कठिन संस्कृत में बोलने से तो प्रचार नहीं होगा, जनता के भाषा में बोलिए। कोई भी टीचर आजकल फेमस हो जा रहा है लोकल जन भाषा में बोल के, सारा कुछ करके। क्यों? उससे आदमी रिलेट कर पाता है। तो इन लोगों ने इसलिए बहुत अपने जमाने में पॉपुलर हुए बुद्ध और जैन, क्योंकि उसी की भाषा में, प्रकृत और पाली भाषा में बात कर रहे थे। और इसी को किसने फॉलो किया बताइए? तुलसीदास ने। इसलिए देखिए, संस्कृत का महान ग्रंथ है कौन? वाल्मीकि का रामायण। लेकिन घर घर में आपको कौन आपको मिलेगा? हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन भाषा अवधि में लिखी हुई है। तो जन भाषा की विशेषता क्या होती है? लोकप्रिय होती है। तुलसीदास ने अवधि में लिख दिया तो वहां के लोग बड़े नाराज हुए, वाराणसी के। उनकी पिटाई भी की, आप पढ़िए इतिहास, उनकी पिटाई की कि संस्कृत देव भाषा में लिखना चाहिए, देव भाषा का चीज राम के बारे में तुम अवधि में लिखोगे, क्योंकि जन भाषा को हिकारत की नजर से देखा जाता था। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ भी सबसे पहले जन भाषा में लिखना शुरू किया। ये लड़ाई बांग्ला में भी चली। बंकिम चंद्र बोलते नहीं संस्कृत टाइप का बांग्ला लिखेंगे, साधु बांग्ला। रविन्द्रनाथ ठाकुर बोले नहीं, जन भाषा के बांग्ला। लोकप्रिय कौन होगा? जन भाषा। तो आज बंकिम चंद्र को इतना लोग नहीं जानते, सबसे ज्यादा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका यूपीएससी की सिलेबस में गांधी, नेहरू, टैगोर है ना, तो टैगोर को ज्यादा, तो जन भाषा ज्यादा पॉपुलर होती है, इसलिए जन भाषा इन लोगों ने अपनाया। अपभ्रंश साहित्यिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। अपभ्रंश साहित्य बहुत समृद्ध है। जो भी सिद्ध साहित्य है, डोम्भीपा, कन्नपा, सरहपा, सूरी, ये जितने जैन और बौद्ध लोग हैं, ये सब इसी में लिखते थे। तो इसका साहित्य बहुत समृद्ध हो गया। इधर कहानी भी बृहन कहा, ठीक है, ऐसे ऐसे सारे चीज। तो ये अपभ्रंश, या पृथ्वीराज रासो, पलमार रासो, तो विपुल साहित्य आज के डेट में। पिंगल, डिंगल, तो प्रचुर साहित्य पहले पता नहीं था, लेकिन नामवर सिंह और क्या नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन लोगों ने, राहुल संस्कृतायन, इन लोगों ने खोज खोज के निकाला भ्रंश। तो पहले तो मालूम था कि बहुत कम है, गार्था दत्तारसी, इन लोगों को नहीं मालूम था। ये बाद में पता चला कि इतना विपुल साहित्य अभ्रंश भाषा में लिखा गया, खासकर नाथ और सिद्ध साहित्य जो लिखा गया। नाथ कितने हैं इसी में सवाल आता है। 9 नाथ हैं। नाथ कितने हैं? 9 से नाथ, 9 से 9। और सिद्ध कितने हैं? 84। 84 सिद्ध, ये सवाल आता है, प्रसंग आ गया है तो याद कर लीजिए। 84 सिद्ध और 9 ये। तो इन सारे 84 सिद्धों और 9 नाथ का साहित्य किस भाषा में है? अपभ्रंश में। तो ये तो विपुल होगा ही ना, 84 आदमी मिलकर लिख रहा है, सोचिए, तो बहुत विपुल साहित्य होगा। बिल्कुल 9, बहुत सही। तो आप लोगों ने तो पहले से अध्ययन किया है, देख रहे हैं, एमए यानी स्नातकोत्तर की पढ़ाई अच्छे से की है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि ये बहुत हर्ष देने वाली बात है। तो अपभ्रंश भाषा में लिटरेचर भी लिखा गया और लोक साहित्य भी लिखा गया। संदेश रासक, जो संदेश रासक है, ठीक है, इसका अद्दा मान का
ये सब क्या है, लोक साहित्य के करीब है लगभग। ये क्या है, लोक साहित्य ही है। किस भाषा में लिखा हुआ है, अपभ्रंश में। तो लोक साहित्य और जो लिटरेरी साहित्यिक दोनों इसमें था, इसलिए इसको केवल बोलचाल की भाषा बोलना सही नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है, ऐसा बी में रहता है प्राय। तो ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि संस्कृत सोर्स लैंग्वेज है लेकिन जननी नहीं है। प्रत्यक्ष जननी कौन है, डायरेक्ट, यानी संस्कृत बोल सकते हैं कि जननी नहीं है, नानी है। सारे भाषाओं की क्या है, नानी है, माँ नहीं है। माँ कौन है, अपभ्रंश। तो ये ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि हमने सुनी कहानी है और संस्कृत सारी भाषाओं की नानी है। तो ये याद रखिए, है ना। पाली प्रकृत ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है। और प्रकृत संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है, ये भी सही नहीं है। किसी चीज का विकास होता है, हम ऐसा, हम तो क्या बोलते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ये तो नहीं बोलते हैं कि अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी है। कोई चीज तो बिगड़ेगा नहीं ना, विकसित होगा। तो ये धारणा ही बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रकृत शब्द भाई जन भाषाएं हैं, संस्कृत से अलग विकास धारा इसकी है। दोनों भाषा एक दूसरे को प्रभावित करते रहती है, इसलिए एक भाषा को दूसरे भाषा के, ये छंद नियंत्रित है, व्याकरण पर नहीं है, पर अनुशासन है। किस चीज का अनुशासन है, छंद का अनुशासन है। तो इसको हम लोग प्री पानिनियन डिसिप्लिन यानी पूर्व पाणिनि के पहले जो अनुशासन था वो क्या था, छंदानुशासन था। छंदानुशासन, ये छंदों का अनुशासन था। ये पाणिनि ने संस्कृत की रचना की, बिल्कुल गलत है। संस्कृत भाषा बहुत पहले से है। संस्कृत भाषा क्या है, बहुत ही पहले से है ना संस्कृत भाषा। तो इन्होंने संस्कृत भाषा नहीं, किसकी रचना की, संस्कृत के व्याकरण की, न कि संस्कृत की। ठीक है, और संस्कृत में भी किस संस्कृत की, लौकिक संस्कृत की, वैदिक संस्कृत नहीं। और क्या वैदिक संस्कृत में छंदों का अनुशासन था, तो उसको क्या बोलते हैं, वेदांग। तो उसमें छंदों के अनुशासन वगैरह के बारे में निरुक्त, बल्कि एक वेद ही है सामवेद। उसमें कैसे छंद कैसे होंगे, कैसे गाया जाएगा, उसका पूरा संगीत क्या होगा। ठीक है, उसको कैसे, अपने जमाने के नदीम श्रवण लोग थे साम वेद के रचयिता, वो कैसे गाया जाए, पूरा एक शैली था। तो ये पूरे छंदों के अनुशासन के बारे में किस वेद में वर्णन है, जैसे यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किया जाए ये सब वर्णन है। और अथर्ववेद में जादू मंत्र, कैसे जादू मार देंगे, है ना, कैसे उसको ये कर देंगे किसी पर मंत्र, वो है अर्थ। तो ये सामवेद में उस संगीत का, तो ये आप समझ ही सकते हैं कि पाणिनि ने मानकीकरण किया, क्या लिख के, ये लौकिक संस्कृत लाया, भाषा पहले से मौजूद थी। ठीक है, तो ये मानकीकरण को अंग्रेजी में कोडिफिकेशन भी बोलते हैं, कि कोडिफाई किया पूरे व्याकरण को। अपभ्रंश सिर्फ बोलचाल की भाषा थी, ठीक है, नहीं, सेतु भाषा है। और साहित्यिक और लोक साहित्य भी इसमें है। इसमें क्या है, लोक साहित्य भी है। ये लोक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल भी अक्सर लोक मंगल की बात करेंगे, लोकोत्तर आनंद की बात करेंगे। यानी लोक एक बहुत ही प्रमुख प्रभावशाली है। वे ये लोक मंगल क्या होता है, जैसे तुलसीदास जी हैं, उनके पूरे साहित्य रामचरितमानस, प्रवृत्ति मंगल, विनय पत्रिका, बैराग संदपनी, उनके बहुत सारी रचनाएं, कृष्ण लला नहच्छु, इन सारे की मतलब ग्रंथों को जो प्रणीत हैं तुलसीदास जी द्वारा, उसमें किस चीज की भावना प्रमुख है, आचार्य राम शुक्ल के अनुसार वो प्रमुख है लोक मंगल की भावना। तो ये लोक शब्द याद रखिएगा कि जो लोक है, तो लोक किसका है, एक होता है शास्त्र,
जो बड़े बड़े लोगों का, तो शास्त्र बनाम लोक, ठीक है। लोक मतलब जो लोक में, एक देखिएगा शास्त्रीय संगीत होता है, एक लोक गीत होता है, तो लोक और शास्त्र की बात हमेशा चलती है। अभी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे चौथीराम यादव जी, तो उन्होंने ग्रंथ ही लिख दिया कि लोक बनाम शास्त्र, ठीक है। इसमें लड़ाई चलता रहता है। जो प्रगतिवादी कवि है वो लोक का पक्ष लेगा, और जो निर्मल वर्मा, अज्ञे, ठीक है, जैनेन्द्र, इनके जैसा, या आलोचकों में रमेश चंद्र शाह, रमेश कुंतल मेघ, नंदुलाल वाजपेयी, तो ये लोग शास्त्र की बात करते हैं कि जो शास्त्रीय परंपरा चली आ रही है, ठीक है। जो इसी को उत्तर आधुनिकता, एक शब्द आप चौथी इकाई में सुनेंगे, उत्तर आधुनिक। उत्तर आधुनिक उर्दू में बोले तो मवाद जदीदियत, अंग्रेजी में बोले तो पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसमें बोलते हैं हाई कल्चर, उच्च कल्चर, और लो कल्चर। तो इसी लोक को लो कल्चर बोला गया, कि थोड़ा गरीब आदमी का ये हाई कल्चर है, इसको शास्त्र बोलते हैं। तो इसका पहले से ही ये चलता है। ये आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आपको इकाई 4 समझने में मदद मिलेगा। अगर इसको ठीक से समझ लें तो जो विचारकी का, ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि करके जो चौथी इकाई है, तो उसको समझ पाएंगे कि विचार में इसको कैसे समझते हैं। कोई लोग बोलता है, कोई, इसलिए रामचंद्र शुक्ल, आलोचना बहुत कठिन है सर। कठिन क्यों बन जाता है? हम लोग विश्लेषण नहीं करते हैं। वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव रहे, आप विश्लेषण करो। भगवान ने इतना आपको सुंदर मस्तिष्क दिया है। एक आदमी बोला कि आप यूपीएससी पास कर गए, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने बोला कि नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मनुष्य होना। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य में। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा, बड़ भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का तन जो मिला है ना, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। आप करोड़पति अरबपति हो जाइए, लेकिन ये जो मनुष्य का तन, इसको हम लोग गंवा देते हैं। इसके महत्व को, ये जो हमारा इतना मस्तिष्क, क्या कोई जानवर, चूहा, बिल्ली, हाथी सोच सकता है हम लोग की तरह? जो नहीं जान रहे हैं उसी का जवाब। हम लोग एआई जो आ गया, चैट जीपीटी, इसके इतने बड़े फैन हैं, लेकिन इसको जो बनाया मनुष्य ने बनाया, वो कितना बड़ा चीज। जब एआई इतना पावरफुल चीज है, तो कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो जिसकी रचना, ये जो ब्लैक बोर्ड, इतनी तकनीक, इतने दूर से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, तो समझिए कि इसको बनाने वाला, मैं बताना चाहता हूं कि ये मस्तिष्क का यूज कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। ये बहुत एक कीमती चीज ईश्वर ने आपको दी है, और अनुग्रहित रहिए। और वेदों में इसीलिए कहा गया कि हमेशा हम लोग को कृतज्ञ होना चाहिए उस ईश्वर का, जिसने ये इतनी बड़ी चीज हम लोगों को दी है। हर जगह, मतलब जो कुरान में भी यही लिखा है कि मनुष्य को अशरफुल मखलूक, यानी कि मनुष्य जितना सृष्टि है उसमें सबसे श्रेष्ठ, अशरफ, श्रेष्ठ कहा गया मनुष्य को। तो हम लोग क्यों रट्टू छाप तोता बने? मनुष्य जो है तोता से तो ज्यादा विकसित प्राणी है ना। अगर आप धर्म को नहीं भी मानते तो डार्विन को तो मानते हैं, तो डार्विन के अनुसार भी सबसे विकसित हम ही लोग हैं। तो हम लोग को सोचना है, समझना है, और एक बार सोचना समझना शुरू कर दिए तो वैचारिक पृष्ठभूमि इकाई 4, और उसके पहले साहित्य शास्त्र तीसरी इकाई, आलोचना, मम्मट, लोलट, अनुमति बाद, वक्रोक्ति बाद, ध्वनि सिद्धांत, ये सारा हलवा हो जाएगा आपके लिए। इसलिए एक ही मेरा नारा है, थिंक। ठीक है, थिंक यानी सोचो। और आप जाएंगे आईबीएम कंपनी के, तो उसका एक एक जगह थिंक लिखा हुआ है। थिंक लिखने इतना, इसलिए सोचिए, खुद से विचार कीजिए, और आज देखिए खुद ही से विचार करके इतना अच्छा आंसर आप लोग। बिल्कुल सही, आपका साइमा जी के प्रस्ताव को मैं अनुमोदित करता हूं। आई सेकंड इट। इस बार एक फंक्शन था, इस कारण से बहुत बड़ा हम लोग का RWA का, आप परिचित होंगे। अन्यथा यही हमारा रूटीन ही यही है, और बिल्कुल आपको अनुमोदित किया जाता है, और यही फॉलो होगा इस सप्ताह में। ठीक है। और ये अगर आपको बीच में गैप आ जाता है ना, तो इसको आप नहीं समझ पाते, इसलिए लगातार मैंने कर दिया। इसके बाद से तो हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे, और PIQ पूरा वो यूट्यूब पे वो क्लास होगी, और वो आपको शनिवार को होगी, सैटरडे को होगी। इस बार सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, तो ये आ जाए। और इसी बहाने थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी हो गया ना जो पढ़े थे उसका, इसलिए
हिंदी का विकास स्वरसेनी प्रकृति से हुआ, नहीं ये गलत है। स्वरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए इसको गलत कथन कहा गया है। ठीक है, स्वरसेनी क्या है? अपभ्रंश है, तो ये तो समझ गए कि क्या है। नेट जा रहे फेखिले, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, ये एक स्पष्ट, ये रटने का टॉपिक नहीं है। लैंग्वेज हिस्ट्री प्रोसेस प्लस स्ट्रक्चर है, इसलिए कंसेप्चुअल यूनिट है। तो इसको रटने वाला यूनिट नहीं समझे, क्या समझे इसको आप? कंसेप्चुअल, यानी संकल्पना। कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? संकल्पना। जब आप पढ़ेंगे पाश्चात्य साहित्य शास्त्र, तो उसमें किसको पढ़ेंगे? एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेत। तो एक सुकरात है, उसका कथन मैं उद्धृत करना चाहता हूं। वो क्या है? ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कंसेप्ट। सारा नॉलेज किससे? कंसेप्ट के थ्रू आता है। ये सुकरात का मानना है, मेरा नहीं। ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कंसेप्ट। इसलिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और कम से कम भाषा वाली इकाई और साहित्य शास्त्र वाली, यानी प्रथम जो 4 इकाइयां हैं आपके सिलेबस में, वो जनरल टाइप की हैं, सामान्य ज्ञान है, मतलब कॉमन टाइप का है। इसलिए वो क्या है? कंसेप्चुअल है। बाकी में थोड़ा रटने से चल सकता है। छठा, जैसे कि 5वां इकाई कविता है, छठा इकाई उपन्यास है, 7वां कहानी है, ठीक है, 8वां नाटक है, 9वां निबंध है, और 10वां गद्य के अनविधाएं हैं। तो ये सारा रटने से काम चल सकता है, लेकिन ये इकाई क्या करना है? ये गलत धारणा है। ठीक है, अब ईयर वाइज क्वेश्चन एक कर लेते हैं। आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय। वैदिक संस्कृत को किसने, ये 2020 में है, वैदिक संस्कृत को किसने मानकीकृत किया? पाणिनि ने। पाली भाषा का मुख्य प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? बौद्ध में। ये 2020 में आया था यूजीसी नेट में। ठीक है, तो ये इसलिए ईयर वाइज भी मैंने आपको संग्रहित। अपभ्रंश भाषा का किसका विकास का सेतु है? ये तो हम लोग जानते ही हैं। किसके बीच में? तो प्रकृत और आधुनिक भाषाओं, संस्कृत और प्रकृत। तो ये बहुत आसान है, प्रकृत और आधुनिक चर्चा कितनी बार। और सैन्य प्रकृति किस क्षेत्र में प्रयोग हुआ है? गंगा जमुना क्षेत्र, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, कश्मीर। गंगा जमुना, गंगा जमुना में इन ब्रज प्रदेश है, सूरसेन प्रदेश है, आगरा वगैरह है। छांदस भाषा का मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होती थी? तो ये आप जान रहे हैं, मंत्र और वेद के लिए वैदिक भाषा को ही कहा जाता है। अब 2022 में आ जाइए। प्रकृत भाषाओं का उद्देश्य क्या था? शास्त्रीय साहित्य था, जन सम्मान के लिए संवाद की भाषा थी, राजभाषा थी, धार्मिक अनुष्ठान थी। तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, जन सम्मान की है। अपभ्रंश का महत्व किसके लिए? आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति के लिए। संस्कृत का मानकीकरण, ये तो पाणिनि ने किया। केवल साहित्यिक प्रयोग, केवल लोकगीत नहीं। आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति जो हम पढ़ रहे हैं, और उसकी जननी ही कौन है? अपभ्रंश, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पाणिनि के अष्टाध्यायी किस भाषा पर आधारित है? निश्चित रूप से लौकिक संस्कृत, कई बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का क्रम हजारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं। संस्कृत के बाद प्रकृत, अपभ्रंश, फिर आधुनिक, बीच में पाली भी, इसको पहले भी कर चुके हैं। प्रकृति में ध्वनि और रूप क्यों सरल है? शास्त्रीय नियमों के अनुसार, जन सम्मान के प्रयोग के लिए। ठीक है, आसानी के कारण। मतलब इसको बोलते हैं प्रयत्न लाघव, यानी लाघव मतलब आसानी, अब प्रयत्न मतलब बोलने में आसानी हो, इसके लिए। जैसे आप देखिएगा डॉक्टर, डॉक्टर, लेकिन जो भोजपुरी भाषी आदमी है, बिहार का आदमी, इसको बोलेगा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो है घोष ध्वनि है, तो घोष के बगल में घोष होने से उच्चारण में आसानी होती है। जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। इसके कारण से क्या है कि ये आसानी होने के लिए प्रकृत से। पाली और प्रकृत में मुख्य अंतर क्या है? पाली धार्मिक साहित्य, प्रकृत जन भाषा। गलत, क्योंकि प्रकृत में भी जैनों का साहित्य है। पाली जन भाषा, प्रकृत शास्त्रीय, तो प्रकृत शास्त्र नहीं। दोनों समान है, बिल्कुल दोनों समान है इस हिसाब से। 24 में आज एकदम लेटेस्ट में, हिंदी भाषा किससे विकसित हुई है? फिर वही सवाल आ गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि अपभ्रंश से निकली है। तो याद भी हो गया आप लोगों को। छांदस भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? लोक गाथाओं के लिए नहीं, मंत्रों और वेदों के लिए। ये दोबारा आ गया, पहले भी आया हुआ था, अभी अभी देखिए आप। अपभ्रंश भाषा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो अपभ्रंश भाषा से ही जन्म हुआ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का ये आधार है। ए तो आपने देख लिया
कि कैसे रिपीट होता है, कम से कम भाषा के क्षेत्र में। तो हम लोग कल आपको नोट भी दे दिए जाएंगे, और इसी चीज को कि किस भाषा में ध्वनि की क्या व्यवस्था है, उसका व्याकरण क्या है, और उसको और डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे। और आप सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ प्रतिभाग किया, हिस्सेदारी आज ली आपने, और इसमें ये बहुत ज़रूरी था कि इतना पढ़ लिए लेकिन सवाल ही नहीं बन रहा है, तो हम लोग जज नहीं कर पाते हैं कि पढ़ाई क्या हुई। लेकिन इससे बहुत मुझे संतोष हुआ, बहुत मैं मुतमईन हूँ, संतुष्ट हूँ कि आप जवाब दे पाए और अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपके इंड में और मेरे इंड में भी। तो ये आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और कल और भी महत्वपूर्ण कक्षा है, इसलिए उसमें जुड़े, और जो भी आज किसी भी सवाल में, यानी जो टॉपिक 3 उसमें कोई भी आशंका तो उसको नोट करके रखें, जिसको बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य है। बद्रायण ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा और शंकराचार्य ने उसकी टीका लिखी है, ये सब भक्ति साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप हमको बताएं जिज्ञासा को। प्रश्न सादर, आप नचिकेता बनिए और मैं यमराज की तरह उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न पूछे थे, और ये इसमें भी नेट पे क्वेश्चन आ चुका है कि नचिकेता के बारे में कौन सा काव्य है, तो कुंवर नारायण का आत्मजयी उसी के बारे में। आत्मजयी नामक काव्य संग्रह जो कुंवर नारायण का है। तो नचिकेता बनिए प्रश्न पूछने में, सवाल पूछते रहिए, जो सवाल पूछता है वही ज्ञानी होता है। आइंस्टीन से कहा गया है कि आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, तो बल्कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, इतना ज्ञान हमको इसलिए हो गया कि मैं जिज्ञासु हूँ। आई एम नॉट इंटेलिजेंट और सच, आई एम जस्ट इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मतलब मैं जिज्ञासु हूँ, क्यूरियस हूँ। तो आप क्यूरियस बनिए, जिज्ञासु बनिए, ठीक है। तो आपको देखिएगा ज्ञान का भंडार तो ऐसे ही इकट्ठा होगा। तो गुड नाइट आप लोगों को, शुभ रात्रि, सब बखैर। चलिए।